वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे करंट अफेयर पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले नंबर से। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने चुनावी बॉन्ड की वैधता, मतलब कि जो वैलिडिटी है को चुनौती देने वाली जो याचिका है उसको 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया है। जो 5 न्यायाधीशों की बेंच होती है ना, वहाँ पर भेज दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के में चुनावी बॉन्ड और प्रयोजक से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है और इसकी वैलिडिटी पूछा भी है एक बार पीसीएस में। ठीक है, तो प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए किसी भी व्यक्ति कंपनी से प्राप्त जो 20,000 से अधिक की जो दान मिलता है, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में मिलता है, उसको क्या करना होगा, अनिवार्य है। मतलब इसको जो रिपोर्ट देना होगा वो क्या करना, अनिवार्य है। जो रिपोर्ट देना है उसके बारे में अनिवार्य कर दिया राजनीतिक दल के बारे में। आइए थोड़ा चुनावी बॉन्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में, ये राजनीतिक दलों को क्या देता है, दान के रूप में वित्तीय साधन है। मतलब नहीं बोलते हैं कि चंदा देना या किसी पार्टी को फंड प्रोवाइड करना। तो चुनावी बॉन्ड क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ एसबीआई द्वारा ही जारी किया जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई द्वारा ही जारी होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही जारी किया जाता है, इसी के अंतर्गत अधिकृत है ये। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके अंतर्गत कितने रुपए का बॉन्ड जारी किया जाता है, तो ये 1,000 की बॉन्ड होती है, 10,000 की बॉन्ड होती है, 1 लाख की बॉन्ड होती है, 10 लाख की बॉन्ड होती है, और मैक्सिमम कितनी 1 करोड़ रुपये तक की बॉन्ड जारी किए जाते हैं। मतलब कि आप रुपये दीजिएगा तो वो बॉन्ड के रूप में दीजिएगा, जिससे आप उसे चुनावी दल को क्या कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे उसके रूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड के रूप में ही फंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बॉन्ड जारी होने के जो तारीख होते हैं वो 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। कितने दिनों के लिए वैध होते हैं, 15 दिनों के लिए वैलिड होते हैं। भारत किसी भी नागरिक द्वारा इस बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। आप भी चले जाइएगा अपने नज़दीकी जो एसबीआई बैंक है वहाँ पर आप बॉन्ड लीजिएगा, 1,000 की बॉन्ड मिल जाएगी, 2,000 की बॉन्ड मिल जाएगी। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि क्या, भारत किसी भी नागरिक द्वारा इस बॉन्ड को क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, और किसी भी पार्टी को फंड के रूप में प्रोवाइड करा जा सकता है। तो ये मैंने लाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा और इसको जरूर से जरूर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये अधिकतर मैक्सिमम कई जगह प्रीलिम्स में पूछा है और कई जगह एसएससी के एग्जाम में भी ये कुछ आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में। ठीक है, तो यह बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए क्या है, खरीदने के लिए उपलब्ध होता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक, जितने भी टोटल फैक्टर थे चुनावी बॉन्ड के रूप में मैंने आपके लिए लाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसे आप में लाना जरूरी था, और उसको जो जितना हो सके, जितना तथ्य हो, जितने महत्वपूर्ण तथ्य था, मैं सबको सब लाता हूँ। ठीक है, A to Z कोई भी तथ्य मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ यूपीएससी की, और मैं ये बात को जानता हूँ क्योंकि मेरा मेंस भी इस चीज़ को क्लियर में लाया हुआ था। मैंने मेंस भी क्लियर किया हुआ था, मेरा इंटरव्यू में नहीं हो पाया था कुछ नंबर मार्जिन की वजह से। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में हर साल 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिक डे मनाया जाता है। ठीक है, 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य समाज के दिन प्रतिदिन के विकास के डेटा और सांख्यिकी के महत्वपूर्ण उजागर करना है। मतलब जो सांख्यिकी और डेटा होता है उसको क्या हो, जो उसको महत्व हो उसको उजागर करना होता है। जितना भी डेटा कलेक्शन होता है उसको डेटा को जो क्या करना होता है, मतलब कि उजागर करना होता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है इसमें। ठीक है, स्टैटिक रूप में। फरवरी 2010 में 41वें सत्र में यूनाइटेड नेशन स्टैटिक कमीशन ने 20 अक्टूबर को 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में क्या की थी, मनाने के प्रस्ताव रखा था। कब रखा था, 2010 में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की जो स्टैटिक कमीशन थी वो 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। आते हैं तीसरे नंबर पर। ब्राज़ील में सूखे चलते जो सूखा हो रहा है, अमेजन नदी सूख रही है, जो 100 साल से अधिक वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है। ठीक है, आ गई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी के बाद दूसरी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, याद रखिएगा। इसकी यात्रा एडीज पर्वत से शुरू होती है। ठीक है, किसकी, अमेजन नदी की। ठीक, चौथा है, हाल ही में मणिपुर वन विभाग के राज्य में तमेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन की पहली गणना करने का निर्णय लिया गया। अमूर फाल्कन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, अमूर फाल्कन के बारे में। ना हो तो आप जाके 2016 का पेपर आप देख सकते हैं, 18 में भी इसके बारे में कुछ तथ्य पूछा था, आयुष्मान स्टेटस के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अमूर फाल्कन बाज परिवार में सबसे लंबी
यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर। रैप्टर मतलब क्या होता है कि जो मांस और किसी दूसरे पक्षी को क्या करते हैं, दूसरे पक्षी को हमला कर उसको अपना भोजन बनाते हैं, उसको रैप्टर कहते हैं। ठीक है, यह पंछी मुख्य रूप से मणिपुर और नागालैंड में यात्रा करता है। ठीक है, स्थानीय स्तर मतलब कि जो मणिपुर और नागालैंड के लोग वहाँ को इस पक्षी को क्या कहते हैं, इस पक्षी को अखुई पुइना कहते हैं, अखुई पुइना। ठीक है, अखुई पुइना नाम से इसे वहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, आयुसीएन स्टेटस क्या है, तो याद रखिएगा, लिस्ट कंसर्न है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर दिमाग में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं इसका आप करंट अफेयर रेगुलर आप अपना बनाते होंगे तो इसमें जरूर लिखिएगा ये चीज़। ठीक है, आते हैं 5वें नंबर पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने समलैंगिक विवाह को मान्यता या विनियमित कर सकता है। बड़ा चर्चा मुद्दा है ये समलैंगिक विवाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले समलैंगिक विवाह क्या मतलब, आईपीसी 1860 की धारा जो 377 की धारा थी, धारा 377, उसमें क्या प्रावधान, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष या स्त्री जानवर के साथ प्राकृतिक आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है उसे दंडित किया जाएगा, इसमें वो प्रावधान था। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट ने नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी सरकार मामले 2009 में धारा 377 को असंवैधानिक माना। ठीक है, क्या माना, धारा 377 को क्या माना, असंवैधानिक, इनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 21 का क्या करती थी, उल्लंघन करती थी। इस वजह से क्या माना, इसको असंवैधानिक रूप से माना है। ठीक है, अब आप हाल ही में ये क्या इम्पोर्टेंट कौन सा तथ्य रख लिया, नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले 2018 की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया क्या, धारा 377 क्या है, असंवैधानिक है। तो याद रखिएगा, ये क्या है, नवतेज सिंह, क्या है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के मामले में 377 को क्या कहा, असंवैधानिक बताया था। तो इसे याद रखिएगा, नवजोत सिंह बनाम भारत संघ। एसएससी में भी पूछेगा, यूपीएससी में भी पूछेगा और स्टेट पीसीएस में भी पूछेगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नागपट्टिनम तमिलनाडु और काकेशथुराई श्रीलंका के बीच एक हाई स्पीड नौका सेवा चेरियापानी की शुरुआत हुई। ठीक है, नागपट्टिनम तमिलनाडु और कासेकपुरा श्रीलंका के बीच क्या हुई, हाई स्पीड नौका सेवा चेरियापानी की शुरुआत हुई। चेरियापानी क्या है, तो अगर ये पूछ दे कि 40 सालों बाद कौन सी सेवा शुरू हुई, तो ये घबराइएगा मत, ये 4 दशक या 40 साल बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछेगा और पीसीएस में भी पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, 4 दशक 40 साल भी क्वेश्चन में मार्क कर देगा, या 4 दशक के बाद भी, ये पहली बार मतलब 40 साल बाद ये सेवा शुरू की गई। किसके बीच, जो नागपट्टी तमिलनाडु और कासेकथुराई श्रीलंका के बीच एक हाई स्पीड नौका सेवा है। ठीक है, चेरियापानी नाम से, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका स्वामित्व किसके द्वारा होता है, इसका स्वामित्व क्या है, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है, मतलब जो इसका अथॉरिटी किसके पास है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। इसमें 14 सदस्यीय चालक हैं, जो चलाने वाले कितने हैं, 14 सदस्य। इसमें सबसे अधिक कैपेसिटी इसमें कितनी है, 150 लोगों की। याद रखिएगा, ये मिसिंग हो गया था, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 150 लोग वहाँ पर उसकी कैपेसिटी है, उससे मतलब उस नाव का, यहाँ उस नाव का सेवा की। ठीक है, इसकी दैनिक सेवा अक्टूबर के अंत तक जारी रहेगी, मतलब जो इसकी दैनिक सेवा होगी अक्टूबर के अंत से इसकी शुरुआत होगी। किसकी होगी, अक्टूबर के अंत तक इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, 7वां, हाल ही में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, झारखंड के कौन सीएम, झारखंड के पूर्व सीएम को ओडिशा का व तेलंगाना नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को, मतलब इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, झारखंड के सीएम जो रघुवर दास थे उनको ओडिशा का, और तेलंगाना नेता इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का क्या राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल राज्य का कानूनी प्रमुख होता है, जैसे कि भारत का कानूनी प्रमुख हो रहे तो राष्ट्रपति है, उसी तरह एक राज्य का कानूनी प्रमुख कौन है, राज्यपाल है। ठीक है, अनुच्छेद 153 के तहत हर एक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक और बात याद रख लीजिए कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, मतलब कि एक व्यक्ति है जो, जैसे कोई व्यक्ति हो जो एक राज्यपाल हो, 2 राज्यों का राज्यपाल या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, 8वां आते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के अनुसार दूरस्थ कार्य के लिए भारत 108 देशों में 64वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 108 देशों में 64वें स्थान पर है। इस वर्ष की तुलना में 15 स्थानों की महत्वपूर्ण गिरावट आई है, मतलब कि इस वर्ष पिछले वर्ष की जो तुलना थी उसमें कितनी गिरावट हुई, 15 स्थानों की। ठीक है, यह इंडेक्स साइबर सुरक्षा फर्म नार्डलेयर द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, साइबर सुरक्षा फर्म नार्डलेयर द्वारा इसको क्या किया जाते हैं, प्रकाशित किया जाती है। जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वेल्थगर हेल्प द्वारा,
और किसके द्वारा प्रकाशित किए थे, वेल्कर हिल के द्वारा प्रकाशित किया था। 2 लोग हैं उनमें, उनके द्वारा प्रकाशित। इसी तरह यहाँ पर है, ठीक है। और इसका थोड़ा डाटा लाया हूँ जिससे आपको मेंस में मदद हो सके, ठीक है। तो ये डाटा अगर आपके पास, आपके सूचना अगर आपके दिमाग में रहेगा तो इस डाटा को आप एक एक कीवर्ड के रूप में वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो इस इंडेक्स में 4 मानदंड हैं। कौन कौन से मानदंड हैं जो मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा हो गया, इसका जो क्या है मानदंड है, 4 मानदंडों पर चलता है। और दूसरा क्या है आर्थिक सुरक्षा, और तीसरा क्या है डिजिटल और भौतिक सुरक्षा या अवसंरचना, ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा, ठीक। 4 आयामों में से भारत का खराब प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। इसमें इस चीज़ को अगर रखेंगे आप मेंस में तो आपको कॉपी और अच्छी लगेगी, ठीक है। इसलिए मैं डाटा सारा का सारा लाता हूँ, जिससे मुझे भी इस चीज़ को, मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ। मेंस मैंने दिया हुआ है तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ और कैसे लिखना है इस चीज़ को मैं जानता हूँ। और हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी मैं हर एक प्रीलिम्स का और प्रीलिम्स से जुड़ी हर एक करंट अफेयर का जो भी एक टॉपिक होगा उस पर एक मेंस के लिए अच्छे से आंसर राइटिंग लाऊंगा, हर एक वीडियो के लिए, मतलब कि हर एक टॉपिक के लिए, ठीक है। और उस चीज़ को अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा और लगातार इस चीज़ को लाऊंगा। आज तक यूट्यूब पर कोई नहीं प्रोवाइड किया है, इसलिए नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि जो कोचिंग होते हैं वो चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ। वहाँ पर वो चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, उस चीज़ के लिए अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं। 1.5 लाख रुपये फ़ीस होती है, कहीं कहीं 80,000 रुपये फ़ीस होती है, कहीं कहीं 40,000 फ़ीस होती है। तो आप ये लोग, अब मैं यहाँ पर फ्री यूट्यूब में ये चीज़ ला रहा हूँ जिसके तहत आप लोगों के लिए हेल्प हो सकती है, ठीक है। आते हैं ये, ठीक है। तो डिजिटल और भौतिक अवसंरचना 77वें स्थान पर और सामाजिक सुरक्षा 74वें स्थान के क्षेत्र में, ठीक है। ई बुनियादी ढांचा, ठीक है, ई बुनियादी ढांचा को दुनिया के सबसे कम विकसित है, जो सबसे कम विकसित जिसमें 95वें क्या स्थान पर है इंडिया। ये देखिएगा, भारत का इंटरनेट कनेक्शन महंगा 78वें स्थान पर और गुणवत्ताहीन 70वें स्थान पर है, ठीक है। जो गुणवत्ताहीन में है वो 70वें स्थान पर है, ठीक है। सर्वोच्च अंक पाने वाले कौन कौन है, तो डेनमार्क है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, स्वीडन है, पुर्तगाल है, ठीक है, आदि देश है, ठीक है। आते हैं 9वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसको, ठीक है। और उतना ही फैक्टर लाया हूँ जो ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये चीज़ में जो आपको लिए जानना जरूरी है, इसलिए जानना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो ये माइंड में रहा, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है पर मैं लाया हूँ, जैसे कि जो इसका की फैक्टर है उसके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने अब चंद्रमा की सतह पर निर्माण के लिए नई तकनीक की खोज की है, मतलब कि चंद्रमा पर अब क्या सड़कें बनाने की या पैड निर्माण करने के लिए जो लैंडिंग पैड होती है, लॉन्चिंग पैड, जहाँ पर जो प्रस्थापित किया जाता है ऑर्बिट को, उसका निर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इन्होंने बताया। और वैज्ञानिकों ने इस चीज़ के लिए खोज की है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने जैसे कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा EAC-1A द्वारा EAC-1 एक विकसित किया गया, क्या विकसित किया गया कि महीन दाने की एक सामग्री है, जिससे कि उस चीज़ से क्या किया जाएगा, उस चीज़ से वो सड़क निर्माण वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेगा। मकसद क्या है कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चंद्र धूल ठोस चट्टान स्लैब में पिघलने में सक्षम है या नहीं। जैसे कि चंद्रमा पर रोशनी पड़ती है ना, तो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो जो मेटल बनाएंगे, जो EAC-1A बनाया गया है, वो गलेगी कि नहीं गलेगी, इस चीज़ पे वो शोध कर रहा है, यही इसका मकसद है। अगर उस चीज़ को सक्सेसफुल हो जाता है तो वो चीज़ बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है, मिलते हैं कल के करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।